Hello and good evening, everyone. Let's start our session. And today we are going to talk a lot about exercises. Uh, Let me start my presentation. Okay. So exercises के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं. We all Google many things about exercise, and if you Google that benefits of exercise, then we get so many benefits out of exercise, that it helps in weight control. It improves your body posture, it improves your muscle texture. बहुत सारे benefits है. लेकिन क्या आप देखते हो कि हर एक बंदा आपके आजू बाजू में जो है वो ये सारे बेनिफिट्स एक्सरसाइज से ले पा रहा है, या फिर क्या वो बंदा रेगुलरली उसका एक्सरसाइज कर रहा है? ये नहीं देखने को मिलता. तो आई थिंक only 30 to 40% people are very very serious about their exercise, and they are actually getting some good results out of that exercise. So बाकी सारे लोग अगर एक्सरसाइज कर भी रहे लेकिन उनको जैसे रिजल्ट चाहिए उनको नहीं मिलते. तो इसमें क्या रीजंस हो सकते हैं? सो व्हाट इज स्टॉपिंग देम? ओके, सो इट कैन बी कंसिस्टेंसी. वो डेली बेसिस पे नहीं कर पाते, वो लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते, या फिर उनका कमिटमेंट हो सकता है, उनका डेडिकेशन हो सकता है, दिन सुबह उठने का प्रॉब्लम हो सकता है. ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं. इन्वेस्टमेंट एक है कि इट नीड्स मनी ऑल्सो. लेकिन ये सब में एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि अवेयरनेस और नॉलेज है. एंड एज वी ऑल नो, एक्शन विदाउट नॉलेज इज ऑफ नो यूज. ओके, सो आप कुछ भी काम करोगे लेकिन वो काम के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, तो वो काम जो एक्शन आप ले रहे हो उससे आपको हो नहीं सकता कि उससे आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हो, क्योंकि विदाउट नॉलेज अगर आप कुछ काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स गलत ही आते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट दिस थिंग्स, एंड लेट मी स्टार्ट विथ माय स्टोरी. माय नेम इज अद्वैत पित्रे. मैं एक केटल बेल एथलीट हूँ. लेकिन अगर आप मेरा कुछ सालों पहले का फोटो देखेंगे तो आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे कि आज मैं एक नेशनल लेवल का एथलीट हूँ. पहले दो फोटो में आप देख सकते हो बिल्कुल एक लूजर की तरह, पेट बाहर आया है, मेरा स्टैमिना एकदम गंदा है, स्किन टेक्सचर एकदम बुरा है. मैं 3 मिनट भी ट्रेडमिल पे भाग नहीं सकता था, इतना बुरा स्टैमिना था. लेकिन 2016 के बाद मैंने मेरा फिटनेस जर्नी चालू किया. एंड आप थर्ड फोटो में देख सकते हो कि मेरा फिटनेस इंप्रूव हुआ दिखाई दे रहा है. उसके बाद मैंने छोटे छोटे टारगेट सेट करना चालू किया. मैंने 10 किलोमीटर का टारगेट रखा, एंड आई फिनिश 10 किलोमीटर मैराथन इन 56 मिनट्स. उसके बाद नेक्स्ट वाले फोटो में आप देख सकते हो मैंने 21 किलोमीटर मैराथन कंप्लीट किया था, तभी का ये फोटो है. उसके बाद मैंने एक अलग टारगेट मेरे सामने रखा. वो आई एंटर्ड इन स्पोर्ट्स कॉल्ड केटलबेल स्पोर्ट्स. ओके, इट्स अ रशियन स्पोर्ट्स. और उसमें मैंने लास्ट ईयर, जो आप येलो बेल्स के साथ मेरा फोटो देख रहे हो, सिक्स्थ फोटो, वो मैंने 32 kgs 10 मिनट्स लिफ्ट करके स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल जीता था. और अभी 2 महीने पहले मैंने नेशनल लेवल पे 40 किलो का वजन उठा के, सो जो लास्ट वाला बड़ा वाला फोटो है उसमें आई एम लिफ्टिंग 40 kgs ऑफ वेट, एंड आई वन अ गोल्ड मेडल एट नेशनल लेवल. ओके, तो ये मेरा जर्नी है लास्ट 4 साल में. और 4 साल में मैंने एक ही चीज सीखी है कि आप तभी सक्सेसफुल बनते हो जब भी आप मिथ और ट्रुथ को अलग कर पाते हो. ओके, तो बहुत सारी चीजें हम लोग आजू बाजू से सुनते हैं, अपने ऑफिस में लोग मिलते हैं, हम लोग यूट्यूब पे बहुत कुछ सुनते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, इससे ये होता है. तो एक्सरसाइज के बारे में और जनरल फिटनेस के बारे में भी हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे सुनते हैं. लेकिन उसमें से मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि उसमें से 70-80% मिथ्स रहता है, क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस नहीं रहता और वो आजू बाजू वालों पे विश्वास रख के ऐसे ही चीजें फैल जाती है. लेकिन अगर आप मिथ और ट्रूथ इसको सेपरेट कर पाए, एंड देन इफ यू स्टिक टू द ट्रूथ, देन यू विल गेट एक्सेलेंट रिजल्ट्स. ओके, तो एक्सरसाइज के बारे में भी कुछ मिथ्स एंड रियलिटीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ. इसके लिए आज का सेशन का नाम है एक्सरसाइज मिथ्स वर्सेस रियलिटीज. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट मिथ. ओके, अभी कुछ लोग हमें मिलते हैं जो बोलते हैं कि अरे कल तो मैंने बहुत गंदा खाया है, मैं होटल में गया था, इसके लिए आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया, आज मैंने जॉगिंग किया. या फिर कुछ लोगों को लगता है कि वो एक्सरसाइज डेली बेसिस पे कर रहे हैं, इसके लिए वो कुछ भी खा सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा मिथ दिखाई देता है जनरली कि आई एक्सरसाइज बिकॉज आई ईट बैड, और आई कैन ईट एनीथिंग बिकॉज आई एक्सरसाइज. ओके, अभी ये कतई सही नहीं है. आप जो भी खाते हो जरूरी नहीं है कि वो एक्सरसाइज से सारा आप बंद कर पाओगे. हमारा ऐसा इमेजिनेशन रहता है कि हम लोग ने कोई भी फूड खाया और एक्सरसाइज किया तो वो फूड सारा जल जाता है एक्सरसाइज की वजह से, या फिर हम लोग जिसको फैट बर्निंग बोलते हैं, या फिर एक्सरसाइज के टाइम पे हम लोग को थकावट होती है, हम लोग को पेन होता है, तो हमें ऐसे लगता है कि अपने अंदर जो खाना है
वो पूरा जल जाएगा, और देन जैसे हम लोग गंगा में डुबकी लगा के सारे पाप धोने की कोशिश करते हैं, वैसे हम लोग गंदा खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि हम वो सारा गंदा खाना अभी मतलब उसका अपने शरीर पे कुछ अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये सही नहीं है। अभी ये पिक्चर में आप देख रहे हो कि पानी पूरी है, पिज्जा, वेफर्स है, या फिर अपना जो इंडियन थाली रहता है जिसमें बहुत सारी कटोरी आपको दिख रही है, गुलाब जाम, स्वीट, तंदूरी रोटी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हम लोग डेली बेसिस पे आजकल, मतलब आजकल का लाइफस्टाइल ऐसे हो गया है कि डेली बेसिस पे हम लोग ये सारी चीजें बहुत खाने लगे हैं। पहले ये ओकेजनली होता था, लेकिन आज वो ओकेजन हर रोज आने लगा है। और ये सब खाने से हमें इजीली, मतलब 500 कैलोरी भी कम हो सकती है इसमें। एक पानी पूरी खाने के बाद आपको 700 तक कैलोरीज मिल सकते हैं। तो ये सब खाने के बाद क्या सही मायने में ये कैलोरीज हम लोग बर्न कर पाते हैं? तो अगर आप ये सब खाने के बाद एक 150 मिनट का वॉक कर रहे हो कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे, आप जॉग कर रहे हो 60 मिनट का, क्योंकि ये सब करने के लिए आपको एक दिन का ये खेल नहीं है। मतलब आपको 150 मिनट के वॉक का प्रैक्टिस करने के लिए आपको 3 महीना वो करना पड़ेगा, तब आप 150 मिनट वॉक कर पाओगे। ठीक है, तो इतना स्टेमिना लाने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर वो नहीं कर रहे हो तो आप ये 500 कैलोरी बर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी ये खाना तो हमारा दिन का 2 टाइम का लंच और डिनर छोड़ा, ब्रेकफास्ट छोड़ा, तो बाकी का भी खाने में ये सारी चीजें बहुत मात्रा में आती है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं। सो वी जनरली ओवर एस्टिमेट व्हाट वी बर्न एंड वी अंडर एस्टिमेट व्हाट वी अर्न। हम लोग जो खाते हैं हमें लगता है हम लोग बहुत कम कैलोरीज खा रहे हैं, और जिम में हम लोग या फिर मॉर्निंग वॉक जाके जॉग जाके बर्न कर रहे हैं, हम लोग को लगता है हम लोग बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट उल्टा है उसका। हम लोग इतने कैलोरीज नहीं बर्न कर पाते। और बात सिर्फ कैलोरीज की नहीं है, बात न्यूट्रिशन की भी है। मतलब आप जो खाना खा रहे हो, कैलोरीज के एक स्टेप आगे भी वो खाने में क्या न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। अगर आपको सिर्फ सिंपल शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही मिल रहे हो खाने से, तो वो खाने से आपका बॉडी या आपका शरीर का स्नायु जो है, या फिर जिसको हम लोग मसल्स बोलते हैं, या फिर आपका बोन डेंसिटी है, ये कुछ भी इंप्रूव होने नहीं वाला है, क्योंकि उसके लिए अलग न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। और आपके अगर खाने में 80-90% अगर कार्बोहाइड्रेट्स ही है, तो ये आपको बिल्कुल फायदा नहीं देने वाले। तो सिर्फ एक्सरसाइज करके हम लोग कैलोरी बर्न करके ये सब मैनेज कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एब्स आर मेड इन किचन। और अगर आप 6 पैक्स एब्स जिसके पास है, अगर ऐसे कोई बंदे से बात करेंगे, तो वो दिखाने के टाइम पे तो सारा उसका एक्सरसाइज दिखाएगा, लेकिन उसका रियल ट्रुथ ये रहता है कि ही इज फोकसिंग अ लॉट ऑन हिज फूड। ओके, तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ और एक्सरसाइज करके मैं 6 पैक्स तक जा सकता हूँ। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जिनको 6 पैक्स है उनके फैट लेवल्स 10% से भी कम रहते हैं, और विदाउट controlling your food habits, without having a proper control on nutrition, this is not possible. Okay, तो जैसे मैंने बोला कि गंगा में डुबकी लगाने जैसा ये नहीं है। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपने खुद को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करना चालू करो, अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करो, और आपके खाने को भी रिस्पेक्ट करो। और गंदा खाना आपको खा के आपको एक्सरसाइज में बेनिफिट कभी ही नहीं मिलने वाले। ओके, तो ये था फर्स्ट मिथ। ऐसा ही एक दूसरा मिथ है जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, दैट इज एक्सरसाइज इज अ वेट लॉस टूल। अभी आप आजू बाजू देखते हो कि सब लोग वेट लॉस का एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्योंकि 97% लोग ओवरवेट है इंडिया में। अभी जाहिर है जो योगा सिखा रहे हैं, जो जिम में जा रहे हैं, जो डांस क्लासेस ले रहे हैं, सब लोग, एवरीबडी इज रिलेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस टू अ वेट लॉस। ओके, बिकॉज दे वांट टू ग्रो देयर मार्केट। ओके, तो ये जो वेट लॉस का जो एडवर्टाइज हो रहा है, इसके वजह से एक बहुत बड़ा मिथ तैयार हुआ है कि हम लोग के दिमाग में ऐसे है कि एक्सरसाइज की वजह से वेट लॉस होता है। लेकिन लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली दैट एक्सरसाइज इज नेवर अ वेट लॉस टूल। ओके, अगर आप आपके वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो गलत चीज है। अभी थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। लेट से एक ओवरवेट पर्सन है, जो आपको लेफ्ट साइड में एमआरआई स्कैन दिख रहा है एक ओबेस पर्सन का, तो उसके नी के ऊपर लेट्स अज्यूम दैट दिस पर्सन इज कैरिंग 20 kgs ऑफ एक्सेस वेट। उसके घुटनों के ऊपर 20 किलो का ज्यादा वेट है, तो वो उसके घुटनों पे 3 टाइम्स उसका लोड अप्लाई करेगा। मतलब जो 20 किलो है, उसका 60 किलो का फोर्स उसके, या 60 किलो का लोड उसके घुटनों पे नॉर्मली अप्लाई होगा। ओके, और 6 टाइम्स मतलब 120 kgs का लोड उसके एंकल जॉइंट पे अप्लाई होगा।
अभी ये बंदा उठ के चलने भी लगेगा तो भी इतना सारा भारी लोड उसके घुटनों पे और उसके एंकल पे आने वाला है। अभी ये सिचुएशन में अगर वो बंदा समझो कोई जुम्बा क्लास ज्वाइन करता है, कोई ट्रेडमिल पे दौड़ता है या फिर जॉगिंग भी करता है, तो उसके बोन्स का और उसके एंकल जॉइंट्स का, मतलब उसके जो नी के बोन्स है और उसके कार्टिलेज है, एंकल जॉइंट्स है, उसका बहुत ज्यादा मात्रा में वेर एंड टेयर होने वाला है। तो उसको शायद खुशी भी होगी कि वो 1-2 किलो वेट लॉस कर रहा है, लेकिन अंदर उसका शरीर का बहुत सारा बड़ा लॉस भी हो रहा है। ओके, तो आजकल नी रिप्लेसमेंट जो फ्रिक्वेंटली हो रहा है, दैट इज बिकॉज पीपल आर नॉट कंट्रोलिंग देयर वेट एंड दे आर यूजिंग एक्सरसाइज फॉर एज अ वेट लॉस टूल। इसके लिए उनके नीज और एंकल जॉइंट बहुत डिफॉर्म हो रहे हैं। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो कि सारे बोन्स थोड़े से डिफॉर्म्ड है, और ये 3 साल 4 साल चलते रहेगा तो एक बहुत बड़ा इंजुरी में ये कन्वर्ट हो सकता है। ओके, अनदर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आप जब भी एक्सरसाइज करते हो तभी राइट साइड में आपको बहुत सारे मसल फाइबर दिख रहे हैं। एक एक पिक्टोरियल जस्ट व्यू है उसका। तो ये मसल फाइबर्स का ब्रेकडाउन होता है। अभी आप लेट से कोई जिम में जाता है बंदा और वो 5 किलो का डंबल उठाता है, तो वो 5 किलो का डंबल से एक्सरसाइज करने के टाइम पे वो शरीर के मसल फाइबर्स ब्रेकडाउन होते हैं। आप कोई भी नॉर्मल एक्शन भी करोगे, आप चलोगे, तो आपके मसल फाइबर्स ब्रेक होने वाले हैं। ठीक है, अभी ये मसल्स फाइबर ब्रेक होने के बाद मसल का लॉस होना चालू हो जाता है, और जिससे आपको वेट लॉस दिखता है। तो एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपका आप वेट लॉस देख रहे हो, तो नॉट नेसेसरी द वेट लॉस हैज हैपेंड थ्रू फैट्स। ओके, तो आपका वेट लॉस ये मसल से भी हो सकता है, आपका वेट लॉस फैट से भी हो सकता है, और आपका वेट लॉस बोन से भी हो सकता है। मतलब आपका बोन डेंसिटी कम होने के बाद भी आपका वजन के कांटे पे आपका वजन कम होता दिखाई देगा। तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर बेसिकली डिस्टर्बिंग योर बॉडी कंपोजिशन। ओके, अभी बॉडी कंपोजिशन मतलब आपके शरीर में कितना यूजलेस फैट्स है, आपके शरीर में कितना यूजफुल मसल है, आपके बोन्स कितने अच्छे स्ट्रांग है, ये सबके वेट के कंट्रीब्यूशन को हम लोग बॉडी कंपोजिशन बोलते हैं। ओके, अभी ये जो दो बंदे आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, जो लेफ्ट और राइट में, तो वो ये दोनों का वजन शायद सेम है, लेकिन आप उनको देख के ही बोल सकते हो। तो इसमें से जो राइट वाला बंदा है, ही इज मोर कॉन्फिडेंट, his body is toned, he is looking very strong, उसका सेल्फ उसका इम्यूनिटी अच्छा होगा, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, एवरीथिंग इज बेटर इन हिज कंडीशंस। सो बॉडी कंपोजिशन मैटर्स अ लॉट। तो वजन छोड़ के हमें एक स्टेप आगे की सोचनी है हमेशा, वो है बॉडी कंपोजिशन। और आपका वेट लॉस जो होता है, इट इज सिंपल, इट इज बेस्ड ऑन दी एनर्जी प्रिंसिपल। आप जितना एनर्जी कंज्यूम करते हो और जितना एनर्जी आप इनटेक करते हो, उसका जो डिफरेंस रहता है, दैट एनर्जी बेसिकली रिफ्लेक्ट्स इन वेट लूज या वेट गेन। मतलब वेट लॉस होगा या वेट गेन होगा, वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। और एक्सरसाइज में मतलब आप दिन भर अगर 2000 कैलोरी बर्न कर रहे हो, तो एक्सरसाइज में आप उसमें से सिर्फ 300 या 400 कैलोरी बर्न करते हो। तो बेसिकली एक्सरसाइज को आप सिर्फ एक्सरसाइज को आप अगर एज अ वेट लॉस टूल आप देख रहे हो, तो वो आपका नजरिया सही नहीं है। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच वेट लॉस के लिए लेना पड़ता है, जिसमें आपका कैलोरी मैनेजमेंट, आपका एक्सरसाइज, आपका न्यूट्रिशन, आपका बाकी लाइफस्टाइल, सारा कुछ काउंट होता है। Okay, so this is all about exercise and weight loss, and then let's go to next myth. Okay, so I am a girl, so only cardio. Okay, तो आप कोई भी जिम में जाओ, ट्रेडमिल पे आपको सारी लड़कियां भागते हुए दिखेंगी, और जहाँ पे वेट्स रखते हैं वहां पे आपको ज्यादातर लड़के दिखेंगे। ओके, अभी जिम तो छोड़ो, लेकिन जो भी एक नॉर्मल लेडीज है, जो हाउस वाइफ्स है, या फिर जो जनरली घर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, तो जनरली वो ये कार्डियो टाइप का एक्सरसाइज सिलेक्ट करती है। दे प्रिफर टू गो टू जुम्बा, दे प्रिफर टू गो टू एरोबिक्स, दे प्रिफर टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक और सिंपल अ जॉग। ओके, तो ऐसा क्यों है? मतलब ये एक माइंडसेट हो गया है इंडियन लेडीज में और जेंट्स में, कि लेडीज मतलब कार्डियो करना है और जेंट्स मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके मसल बिल्डिंग करना है। ओके, तो ये एक मिथ हो गया है अभी। तो लेट मी टेल यू कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो हम लोग मतलब कार्डियो को छोड़ के एक और एक एक्सरसाइज का फॉर्म होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसमें हम लोग आइदर एक्सटर्नल वेट उठाते हैं या फिर खुद के बॉडी का वेट उठाते हैं। तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड इट्स इसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, अगर मेल है, फीमेल है, सीनियर सिटीजन है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। अभी जनरली
हमें दिखाई देता है कि 40 साल के बाद लेडीज को बहुत सारा कैल्शियम इशू होता है, 40 साल के बाद आर्थराइटिस का इशू बहुत ज्यादा होता है लेडीज को, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब ये सारे इश्यूज क्यों होते हैं, मतलब जनरली लेडीज में ही क्यों ज्यादा होते हैं? और कैल्शियम का इश्यूज तो बहुत कॉमन है जो लेडीज में दिखाई देता है, क्योंकि दे नेवर डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन देयर लाइफ। ओके, तो कभी भी वो कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं करते जिससे वो खुद के बॉडी का वेट उठाएंगे या फिर एक्सटर्नल वेट उठाएंगे, जैसे स्क्वाट्स है, लंजेस है, पुशअप्स है। दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और भी डेडलिफ्ट्स वगैरह है जिसपे आप वेट्स भी यूज करते हो। तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद आपका बोन डेंसिटी बहुत इंप्रूव होता है। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द ओनली वे टू इंप्रूव योर बोन डेंसिटी। आप बाहर से कितना भी कैल्शियम खा रहे हो, कितना भी विटामिन डी सब कुछ खा रहे हो, लेकिन आपका अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, आपके बोन्स को और आपके मसल्स को थ्रू स्ट्रेंथ वर्कआउट्स आपको एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है, तो ये उसका सब न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन बोन में होके, मिनरलाइजेशन होके आपके बोन का डेंसिटी नहीं बने बढ़ेगा और आपके बोन स्ट्रांग नहीं होंगे। और स्ट्रांग बोन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी, राइट? एंड स्ट्रांग बोन एंड स्ट्रांग मसल्स बेसिकली रिप्रेजेंट अ गुड लेवल ऑफ इम्यूनिटी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद डेफिनेटली आपका बॉडी का टोनिंग अच्छा होने वाला है। लेकिन लेडीज में एक जनरली मिथ रहता है कि लेडीज विल हैव अ बल्की मसल्स लाइक मेन। ओके, तो ऐसे कतई नहीं होता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द हार्मोन विच इज प्रेजेंट इन मेल बॉडी। ओके, एक कोई स्पेसिफिक हार्मोन्स रहते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन है, तो वे वो हार्मोन की वजह से मेल्स को मस्कुलर शेप आ जाता है, उनके मसल्स को एक स्पेसिफिक शेप आ जाता है। लेकिन लेडीज में वो नेचुरली वो हार्मोन नहीं होता। बहुत ही रेयरली ऐसे कोई लेडीज है जो प्रोफेशन के लिए बॉडी बिल्डिंग करती है, बट दे गो इन सम अदर रूट। बट नॉर्मली जो नॉर्मल लेडीज है, अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो उनका बॉडी पोस्चर अच्छा होने वाला है, उनका टोनिंग अच्छा होने वाला है, उनका स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है, उनके बोन्स अच्छे होने वाले हैं। लेकिन वो बल्कि शेप उनके बॉडी में कभी नहीं आने वाला। तो ये डरने की जरूरत नहीं है किसी को। ओके, कुछ ऐसे डिसीजेस है उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बोला कि आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, डायबिटीज है। तो डायबिटीज में भी आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो वो टाइम पे शुगर एब्सॉर्प्शन बहुत एफिशिएंटली होता है, और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद भी ड्यूरिंग वर्कआउट आपका शुगर आपके मसल्स में ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाता है। तो डायबिटीज लोगों के लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो point to note here is for ladies, irrespective of their age, they should go for strength training also along with cardio. ओके, अभी इसका मतलब ये नहीं कि कार्डियो करना ही नहीं चाहिए। और जनरली जेंट्स में ये दिखाई देता है, क्योंकि ये मेरा, मैं खुद का एग्जांपल देना चाहूंगा। जब भी मैंने एक्सरसाइज चालू किया था, ये मिथ मुझे था कि मैं अगर जेंट्स, मतलब मैं अगर मेल हूं तो आई शुड बी डूइंग मोर ऑफ वेटर वर्कआउट्स, और या फिर जिम में जाके डंबल्स उठाना है, पुलीज है। लेकिन कार्डियो तो लड़कियों के लिए, ऐसे एक माइंडसेट मेरा भी था। लेकिन लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली कि जब भी मैंने केटल बेल स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, तभी द फर्स्ट ऑब्स्टेकल दैट आई हैड इज वेरी वेरी लेस कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ। ओके, अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स में आपका हार्ट का हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्डियो एक्सरसाइजेस में बेसिकली कार्डियो एक्सरसाइज इज द ओनली फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज वेयर यू कैन गिव एक्सरसाइज टू योर हार्ट एंड लंग्स। ओके, कोई भी वेट ट्रेनिंग में अपने हार्ट को और लंग्स को एक्सरसाइज नहीं होता। और हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने के लिए, उनको बहुत एफिशिएंटली ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन प्रोसेस करने के लिए, दे नीड गुड स्ट्रेंथ। ओके, बिकॉज दे आर फंक्शनिंग 24/7 राइट फ्रॉम योर फर्स्ट ब्रेथ टू द लास्ट ब्रेथ। ओके, सो they need lot of strength and they also need lot of nutrition. Okay, so cardio exercise is mandatory. Now you need to learn to mix up these exercises. तो हम लोग आगे की बात करने वाले हैं कि अलग अलग एक्सरसाइज को कैसे कंबाइन करके अपना एक प्रोग्राम बनाना है, जिसमें कार्डियो, स्ट्रेंथ और बाकी भी जो वर्कआउट के फॉर्म्स है वो इक्वली बेसिस पे बैलेंस होके आप उनको परफॉर्म करेंगे। ओके, सो टू मिथ्स आर क्लियर फॉर लेडीज एंड जेंट्स, कार्डियो एंड स्ट्रेंथ बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, कि आप मैंने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि आप जिम में गए, वहां पे बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं जो डायरेक्टली मिरर के सामने खड़े रहते हैं, डंबल उठाते हैं और बाइसेप ट्राइसेप करना चालू कर देते हैं। सो आई एम व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दे कंप्लीटली स्किप वार्म अप एंड दे कंप्लीटली स्किप पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ओके, तो इससे क्या होता है, मतलब वार्म अप क्यों इंपॉर्टेंट है? वार्म अप में जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई नेक रोटेशन करता है, कोई हाथ हिलाता है, तो ये एक मामूली सा एक्सरसाइज लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये दिस इज नॉट चैलेंजिंग, और ये सिंपल दिख रहा है तो हम लोग स्किप कर देंगे। बहुत सारे लोगों को टाइम भी नहीं होता, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने मेन एक्सरसाइज में बिताना होता है।
तो वार्म अप स्किप कर देते हैं, और एक्सरसाइज के बाद भी उन्हें घर जाने की जल्दी होती है तो वो पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग भी स्किप कर देते हैं। अभी लेट मी टेल यू दैट वार्म अप और पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग शुड बी नॉन निगोशिएबल। मतलब आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये दोनों होना ही चाहिए। मतलब एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट वार्म अप भी ऐसे होना चाहिए कि आपके पूरे शरीर को, हर एक मसल और जॉइंट को एक्टिवेशन मिलना चाहिए। वो वार्म अप हर एक जॉइंट और मसल तक पहुंचना चाहिए, और स्ट्रेचिंग भी अपने शरीर के हर एक मसल तक पहुंचना चाहिए। एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग, अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेचिंग का रूटीन भी मैनेज करना है। अगर आप ये मिस करते हो, बेसिकली वार्म अप में क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में कोई इंजुरी है तो आपको वार्म अप के टाइम पे ही पहले पता चलता है। वार्म अप करने के बाद योर ब्रेन गेट्स लॉट ऑफ सिग्नल्स, एंड योर ब्रेन इज गोइंग टू सेंड लॉट ऑफ सिग्नल्स टू योर बॉडी कि अभी योर बॉडी इज इन एक्टिव मोड एंड बॉडी इज गोइंग फॉर एक्सरसाइज। सो जो भी मसल्स को, बोन्स को या फिर जॉइंट्स को, टेंडन्स को जो भी सिग्नल जाने हैं वो सिग्नल जाना चालू हो जाता है, एंड योर एक्सरसाइज बिकम वेरी वेरी इजी। आपका बॉडी का हार्ट रेट और हीट मेंटेन होना चालू हो जाता है, विच इज वेरी वेरी इसेंशियल ड्यूरिंग एक्सरसाइज टाइम। तो ये सारी चीजें वार्म अप में होती है, तो दिखने के लिए अगर सिंपल भी हो लेकिन वार्म अप मिस नहीं करना चाहिए। ओके, तो फुल बॉडी वार्म अप का आपका रूटीन 10 मिनट वर्कआउट के पहले होना ही चाहिए। उसके बाद आप अपना नॉर्मल वर्कआउट कीजिए। उसके बाद कूल डाउन, जिसमें हम लोग वी अलाउ बॉडीज हीट एंड बॉडीज हार्ट रेट टू कम टू अ नॉर्मल लेवल, and जिसमें we stretch our muscles and we feel relaxed, and then we gradually stop from the exercise phase, and then we can start our regular work. Okay, so ये सारी चीजें मैंडेटरी है। अगर आप वो स्किप कर रहे हो तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस मिथ, दिस इज वेरी वेरी इसेंशियल। एक्सरसाइज ट्वाइस अ डे इक्वल्स टू मोर रिजल्ट्स। जनरली ये मैंने तो देखा है कि जो लोग वेट लॉस करते हैं उनमें ये ज्यादा पॉपुलर मिथ है, क्योंकि उन्हें वेट लॉस जर्नी चालू करने के बाद कुछ एक रूटीन फॉलो करने के बाद दे स्टार्ट सीइंग लॉट ऑफ रिजल्ट्स। ओके, सो उन्हें पता चलता है कि 1 किलो वेट लॉस हुआ है, 2.5 किलो वेट लॉस हुआ है, तो उन्हें ऐसे लगता है कि अगर मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करके 1 किलो वेट लॉस करा रहा हूँ तो मैं 2 टाइम एक्सरसाइज करूंगा, मतलब मैं सुबह भी एक्सरसाइज करूंगा और शाम को भी एक्सरसाइज करूंगा, और उससे मुझे ज्यादा फास्ट रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको 2 महीने के बाद कोई मैरिज अटेंड करना होता है, इधर खुद का या कोई रिलेटिव का, तो 2 महीने में मुझे क्विकली 10 किलो वेट लॉस करना है, तो वो लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं दिन में भी एक्सरसाइज करूंगा और शाम में भी एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक टर्म है जिसको हम लोग मिनिमम इफेक्टिव डोज बोलते हैं। मतलब अगर पानी 100 डिग्री को बॉईल होता है तो पानी का 100 डिग्री इज अ मिनिमम इफेक्टिव डोज ऑफ अ हीट दैट यू शुड गिव इट टू द वाटर। ओके, अगर आप उसको 99 डिग्री टेम्परेचर भी दोगे तो भी पानी उबलने वाला नहीं है, और 102 डिग्री टेम्परेचर का पानी को जरूरत नहीं है, वो 100 डिग्री पे ही उबलने वाला है। वैसे एक्सरसाइज का भी एक मिनिमम इफेक्टिव डोज होता है। दिन में 35 से 40 मिनट प्रॉपर एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट आने वाला है। इसको आप बढ़ाने की कोशिश करोगे तो इट कैन गो इन अ नेगेटिव लूप। ओके, सो ओवर एक्सरसाइज की वजह से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, इम्यूनिटी अपना डाउन होता है। एक्सरसाइज के टाइम पे आवर इम्यूनिटी इज एट द लोएस्ट लेवल। ओके, सो आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपका इम्यूनिटी डाउन होते रहेगा, उसमें इंजुरीज होने की बहुत चांसेस है, आपका माइंड और बॉडी एक फटिक स्टेज में चला जाता है, एंड देन यू लूज ओवरऑल इंटरेस्ट इन योर डेली वर्क, क्योंकि आप दिन भर एक्सरसाइज में ही इतने थक जाते हो कि बाकी कोई भी काम करने के लिए आपके पास कोई भी उत्साह या एनर्जी नहीं बच जाता। ओके, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग लॉट ऑफ एनर्जी यू स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ हंगर। ओके, आपका हंगर लेवल बढ़ जाएगा, और स्ट्रेस और हंगर कंडीशन में जनरली योर बॉडी इज गोइंग टू क्रेव फॉर सिंपल शुगर। ओके, आप कोई भी स्ट्रेस बंदे को अगर स्प्राउट्स ऑफर करोगे या फिर हेल्दी फूड ऑफर करोगे तो वो उसको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन आप कोई स्ट्रेस बंदे को और भूखे बंदे को चिप्स या फिर वड़ा पाव या फिर ऐसे सिंपल शुगर ऑफर करोगे, स्वीट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ऐसे ऑफर करोगे तो वो फटाफट उसको कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि द माइंड क्रेव्स फॉर दिस काइंड ऑफ अ फूड, एंड देन यू गेट इनटू अ वेट गेन फेज। तो आप एक्सरसाइज तो कर रहे थे वेट लॉस के लिए, लेकिन धीरे धीरे आपका वेट गेन चालू होना शुरू हो जाता है। तो excessive exercise never helps. So remember this term of the minimum effective dose. 150 hours per week, 30 minutes per day should be good enough to get you a proper fitness levels. And you can customize this as per your fitness goal with the help of your coach. Okay, so remember this very, very clearly.
एक और बहुत बड़ा मिथ है जिसको हम लोग स्पॉट रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये जनरली पीपल फॉलो दिस फॉर देयर एब्स। तो लोगों को लगता है कि मैं क्रंचेस करूंगा तो मेरे एब्स जल्दी बन जाएंगे, मेरे टायर्स निकल जाएंगे, मुझे सिक्स पैक्स दिखने चालू हो जाएंगे एंड मेरा जो बेली फैट है वो बर्न हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक गलत चीज है। मतलब हम लोग एक्सरसाइज के टाइम पे वी कैन टारगेट अ स्पेसिफिक मसल। फॉर एग्जांपल मैं बाइसेप्स करने के टाइम, बाइसेप्स ट्राइसेप्स करने के टाइम पे I can target a bicep muscle and tricep muscle for that exercise, but I can never target a fat at that body part. So I cannot claim that कि मैं crunches करने के टाइम पे I am burning belly fats. Okay, तो कहाँ का फैट बर्न होना है ये बॉडी डिसाइड करता है, इट इज नॉट इन आवर हैंड। ओके, सो ऐसे कतई नहीं है कि क्रंचेस करने के टाइम पे आपका बेली फैट बर्न होता है। okay, and because of your higher fat levels, because of your higher subcutaneous fat levels, you may get injuries also. So spot reduction के लिए कभी भी मत जाना। spot reduction never works. Spot reduction is the biggest myth, and your body, let your body decide कहाँ से फैट कम करना है। मतलब आप जब भी आपका एक प्रॉपर होलिस्टिक प्रोग्राम फॉलो करते हो तभी आपको दिखाई देता है कि आपका हाथ पैर में फर्क आ रहा है, आपका इंच लॉस हो रहा है, आपका चेहरा छोटा हो रहा है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ से फैट जाना है, बॉडी डिसाइड करता है। सो स्पॉट रिडक्शन नेवर वर्क्स। अभी इससे ही रिलेटेड एक और टर्म है कि फैट बर्निंग। अभी फैट बर्न होता है मतलब क्या होता है? ओके, सो फैट इज बर्न ओनली ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये एक मिथ रहता है। और बहुत सारे लोगों को फैट बर्न होता है मतलब क्या होता है यही पता नहीं है। बहुत सारे लोग इमेजिन करते हैं कि जैसे आग लगती है और फैट मोमबत्ती की तरह पिघल जाता है। बहुत सारे लोग इमेजिन करते हैं कि फैट अपने शरीर के बाहर निकल जाता है, या फिर ऐसे इन अ लिक्विड फॉर्म इट एग्जिट्स अवर बॉडी। लेकिन ये सही नहीं है। फैट बर्न होता है मतलब जब भी अपने शरीर को एनर्जी की जरूरत है और वो एनर्जी बाहर से अवेलेबल नहीं हो रही है। मतलब अगर मैंने बाहर से खाना कम खा के एनर्जी डेफिसिट क्रिएट किया और मेरे शरीर में एनर्जी की जरूरत पैदा कर दी, तो मेरा शरीर जो फैट स्टोरेज है बॉडी में उसको डिकम्पोज करने को चालू कर देता है। ये डिकम्पोजिशन CO2 और H2O में होता है फैट का, और ये प्रोसेस में, ये केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है एंड दैट एनर्जी इज यूज बाय योर बॉडी। ओके, अभी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में फैट डिकम्पोज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक्सेल के टाइम पे आपके शरीर के बाहर निकल जाता है। इसके लिए बहुत सारे योगा के प्रकार भी इनहेल और एक्सेल पे फोकस करते हैं। एक्सरसाइज के टाइम पे भी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप किस टाइप का ब्रीदिंग कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड पानी के थ्रू आपका फैट जो निकल जाता है उसके लिए आपका हाइड्रेशन कितना अच्छा है, मतलब आप कितना पानी पी रहे हो। समटाइम्स आई सी पीपल ड्रिंक ओनली 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब दे हार्डली ड्रिंक ओनली 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। सो पानी पीना बहुत ज्यादा पीना जरूरी है। 3 से 4 लीटर पानी एक एवरेज इंडियन को लगता है। अगर आप पानी ज्यादा पियोगे तो शरीर आपके बॉडी को फ्लश कर, मतलब पानी वो आपके बॉडी को फ्लश करने वाला है, और ड्यूरिंग दैट फ्लशिंग एक्शन बॉडी इज गोइंग टू रिमूव ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। ओके, और आप पानी कम पीते हो तो योर बॉडी विल स्टार्ट स्टोरिंग दैट वाटर, एंड उसकी वजह से शरीर में जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं, वो सब शरीर में ही स्टोर होना चालू हो जाता है, और जिसको हम लोग वाटर रिटेंशन बोलते हैं। तो वाटर रिटेंशन की वजह से भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो पानी पे बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो फैट बर्निंग आपको एफिशिएंट चाहिए तो आपको ये चीजें याद रखनी है। और दूसरा जो मिथ है कि फैट बर्निंग हैपेंस ओनली ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ऐसे नहीं है। हम लोग रात को सोने के बाद भी अपना फैट बर्निंग होते रहता है। सो जब भी शरीर को एनर्जी की जरूरत है और वो एनर्जी हम लोग बाहर से नहीं दे रहे हैं, तो शरीर अपना बैटरी स्टोरेज या फिर जो इंटरनल स्टोरेज है एनर्जी का जो फैट में है वो यूज करना चालू कर देता है। तो फैट बर्निंग ये थ्रू आउट डे चालू रहता है। इसके लिए एक एक्टिव लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करना, या फिर अपना न्यूट्रिशन पे फोकस करना, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। एंड देन ओनली यू गेट गुड फैट बर्निंग और गुड फैट लॉस रिजल्ट्स, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट मसल बिल्डिंग। आई विल बिल्ड गुड मसल्स जस्ट बाय एक्सरसाइज। जैसे फैट बर्निंग हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज से रिलेट करते हैं, वैसे लोग मसल बिल्डिंग भी एक्सरसाइज से ही रिलेट करते हैं। मतलब सिर्फ मैं एक्सरसाइज करूंगा, बाकी दिन भर में कुछ भी नहीं करूंगा उसके लिए, तो भी मेरा इफ आई डू गुड एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू बिल्ड गुड मसल्स, तो ये सही नहीं है। मसल बिल्डिंग का प्रोसेस एक्सरसाइज से चालू जरूर होता है, लेकिन वो खत्म होने के लिए देर आर लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन योर लाइफस्टाइल। जैसे मैंने पहले भी समझाया कि एक्सरसाइज के टाइम पे मसल ब्रेकडाउन होता है। अभी ये डिस्ट्रक्शन वर्क हैपन्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब जब भी ब्रेकडाउन जो मसल्स हो जाते हैं, मसल टिश्यूज, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए शरीर
जब भी काम करता है तभी शरीर में बहुत सारा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। मतलब उसमें प्रोटीन्स आ गए, उसमें विटामिन मिनरल्स आ गए, इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए। तो हम लोग को सबको पता है कि हमारे शरीर को 1.2 टू 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, जैसे एक इंडियन को हम लोग जैसे बोलेंगे कि ऑन एन एवरेज एक 60 ग्राम प्रोटीन डेली मात्रा में चाहिए ही चाहिए, और वो भी क्लास 1 प्रोटीन। क्लास 1 प्रोटीन मतलब ये जो प्रोटीन है, ये जो अमीनो एसिड्स है जो क्लास 1 प्रोटीन के अंदर होते हैं, वो ये आपका शरीर नहीं बना सकता, तो आपको वो बाहर से ही लेने पड़ते हैं। और शरीर को इसकी प्रायोरिटी 24/7 रहती है, मतलब शरीर अपना रिपेयरिंग वर्क 24/7 करते रहता है। तो प्रोटीन की अवेलेबिलिटी भी आपके शरीर में 24/7 होनी चाहिए। इसके अलावा आपका रिकवरी पीरियड अच्छा होना चाहिए, मतलब आप अच्छा रेस्ट नहीं ले रहे हो तो आपका बॉडी ये बिल्डिंग प्रोसेस एफिशिएंटली नहीं करेगा। रात को अगर आप अननेसेसरी जग रहे हो, मतलब नेटफ्लिक्स है या फिर अमेजोन प्राइम है और आप 2-3 बजे तक टीवी देख रहे हो, तो आपका बॉडी का मसल्स का डिस्ट्रक्शन होते रहता है। बॉडी डजंट गेट टाइम टू रिकवर दोज मसल्स, ओके, एंड देन you will end up in having more fats and less muscles, and after some years you will see results of this, okay। immediately इसका कुछ पता नहीं चलता, लेकिन एक 35-40 साल के बाद इसके सारे इफेक्ट्स आपको नजर आते हैं। मतलब जो भी इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल सिग्नल्स लाइक लो स्टैमिना, थकावट होना, ब्रेथलेसनेस होना चलने के बाद भी, दिस इज अ साइन ऑफ यूर लोअरिंग मसल मास, ओके। तो ये चीज याद रखनी है कि अच्छे मसल्स आपको बनाने हैं। मसल्स मतलब आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग, शरीर में एक हेल्दी रहने के लिए जो मसल्स लगते हैं वो बनने हैं। तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको रिकवरी, न्यूट्रिशन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है, ओके। ऐसा ही एक सिमिलर मिथ है कि एक्सरसाइज मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग। अभी आप कोई भी जिम में जाओ तो वहां पे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के फोटो लगाए हुए रहते हैं, तो हमें एक सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा एक इंप्रेशन बन गया है कि जिम मतलब बॉडी बिल्डिंग करना है। आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे हीरो हमें दिखते हैं कि जिनके 6 पैक्स रहते हैं, 8 पैक्स रहते हैं, मस्कुलर बॉडी रहती है, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो। तो everybody has started relating exercise with bodybuilding, and we generally see these people doing a lot of exercises, okay। तो exercise is directly now related with bodybuilding। तो उसमें से दो चीजें हैं, मतलब कुछ कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बॉडी बिल्डिंग है, और कुछ कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं ऐसे टाइप का बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि ये जो बॉलीवुड एक्टर्स है उनको ये प्रोफेशन का पैसा मिलता है, ओके। और उनका 24/7 यही काम रहता है। दे आर नॉट डूइंग एनी जॉब, और दे आर नॉट हैविंग a lifestyle like us where we are busy 12-14 hours in office and then we have kids and all those things. They have a different lifestyle where they can manage to do all these things, so these things are not for us, okay। आपको एज अ प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग करना है और उसके कोई आपको पैसे देने वाला है तो उसकी अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ में वी शुड नॉट बी गोइंग फॉर दिस बॉडी बिल्डिंग काइंड ऑफ अ थिंग। उसमें बहुत सारी अलग चीजें भी आती है, जिसमें स्टेरॉइड्स आते हैं और बहुत सारी अलग चीजें आती है जिसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये अचीव नहीं करना है, तो हमें क्या अचीव करना है एक्सरसाइज से? तो देर आर डिफरेंट फिटनेस कंपोनेंट्स। फिटनेस कंपोनेंट्स मतलब क्या? अगर जैसे हम लोग ने कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ का बात किया है, जैसे हम लोग ने मसल स्ट्रेंथ का बात किया है, उसके अलावा स्टेमिना एक है, मतलब आप अगर 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो तो आपका स्टेमिना अच्छा रहता है। आप अजिलिटी एक है, मतलब आपने बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स को या फुटबॉल प्लेयर्स को देखा होगा ग्राउंड पे, वो क्विकली दौड़ते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, वो जंप करते हैं। दे हैव अ गुड रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड दे टेक अ कैच, ओके, देन दे रन वेरी फास्ट बिटवीन द विकेट्स। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है, ये सारे फिटनेस कंपोनेंट्स है, दीज आर ऑल लिस्टेड ओवर हियर। सो इट इज कॉल्ड एज बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। आपके ब्रेन आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो आपके हाथ और पैर कितने एफिशिएंटली फॉलो कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में कितनी है। तो ये सारे कंपोनेंट्स, मतलब एक एथलीट, स्पोर्ट्स एथलीट के जो जैसे आपका बॉडी अगर रहेगा, then you are basically achieving all fitness components, okay। So you should be doing exercises to achieve these fitness components and not just for bodybuilding. So if you take a bodybuilder's example, his flexibility is very very low, maybe his reflex actions are also very very low because he is just focusing on muscle bulging, okay। So focus on all the fitness components, and this is my very very personal opinion that one should dream for a lean and athletic body. If you have this kind of a body, that will be the enviable body, and then you are going to have excellent life if with this kind of a body. So believe in me, guys. Okay. uh, Another myth about lifting weight. People think that they need to lift heavy every time if they want to get a strong body, okay।
तो वेट उठाना है मतलब कितना किलो वेट उठाना है, मतलब हर एक का ये कंफ्यूजन रहता है। अभी कुछ कुछ लोग डर के बहुत लाइट वेट उठाते हैं। आई हैव सीन पीपल डूइंग बाइसेप कर्ल्स विद 1 kg ऑफ डंबल, and I have seen people doing same bicep curl with very very heavy weight where they are hardly able to lift that dumbbell and they are trying to do bicep curls with that. तो अभी वेट उठाने के टाइम पे तीन चीजें हमें याद रखनी है। एक तो हम लोग वेट के साथ जब एक्सरसाइज करते हैं, मतलब वो खुद का बॉडी वेट हो या फिर एक्सटर्नल वेट हो, वो एक्सरसाइज चैलेंजिंग होना चाहिए। मतलब इफ यू आर टारगेटिंग 15 रिपीटेशंस ऑफ एनीथिंग, लेट्स से यू आर डूइंग अ बाइसेप कर्ल और यू आर डूइंग अ स्क्वाट, अगर आप 15 स्क्वाट एकदम इजीली कर पा रहे हो, मतलब वो स्क्वाट से आपके शरीर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आपको 10 स्क्वाट के बाद अगर आपको, इफ यू फील दैट नाउ इट इज चैलेंजिंग and then you go for 11 12 13 14 15, then that those 5 last squats are basically giving benefits to your body. Okay, so वर्कआउट आपका एक 80% वर्कआउट होने के बाद लास्ट 20% वर्कआउट शुड बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। ओके, अब ये चैलेंज इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपको इंजरी हो जाएगा। मतलब इट शुड बी सच दैट, जैसे फिर से ये मिनिमम इफेक्टिव डोज का एग्जांपल भी यहीं पे एप्लीकेबल है। तो इट शुड बी गुड इनफ टू गिव यू फॉर यू टू कंप्लीट दैट सेट, बट इट शुड नॉट एंड इन इंजुरी। जैसे आपको कोई क्रैम्प आया, मसल टीयर हो गया या फिर लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कोई भी एक्सरसाइज का एक स्पेसिफिक पोस्चर होता है। अगर आप वो पोस्चर को स्टडी करोगे तो वो उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस होता है, क्योंकि आपका बोन, आपका जॉइंट, आपका मसल्स वो स्पेसिफिक पोजीशन में या स्पेसिफिक पाथवे में मूव होगा वो पोस्चर के साथ, तो ही आपको वो एक्सरसाइज का बेनिफिट मिलता है। अभी जैसे आप मेरे फोटो में देख रहे हो कि मैंने हाथ में केटलबेल उठाया है और मेरा हाथ सीधा है। अभी इसमें अगर आपका एल्बो लॉक नहीं है तो ये एक्सरसाइज जिसके लिए भी मैं कर रहा हूँ उसका एक बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। और अगर मेरे हाथ में अगर मैं बहुत ज्यादा हेवी वेट लूंगा तो मेरा एल्बो लॉक भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे शोल्डर में इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है कि मैं उतना वेट उठा के मेरा एल्बो ऊपर लॉक कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सो एक्सरसाइज शुड बी चैलेंजिंग, इट शुड नॉट एंड अप इन इंजुरी, एंड इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज योर पोस्चर। तो इतना ही वेट उठाओ कि आपका पोस्चर इंटैक्ट रहे, एंड देन you will be able to enjoy your exercise. So if you follow these principles, you are going to get very good results from your exercises. Okay, now there are some people who think that they do some monotonous exercise on a daily basis. जैसे बहुत सारे housewives say they go for a morning walk and they go gather in a group, they गप्पे मारते हुए आराम से वो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, एंड दे फॉलो दैट रूटीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे 1 year 2 year 3 years, एंड दे think that from that activity they are getting some health results. Okay, there are some people who are going for different classes like Zumba hai, yoga hai, and they keep doing the same exercise again and again, the same monotonous routine, same intensity, same pattern for long time, and they think that they are getting good healthy results from that exercise, but it doesn't work like that. अपना बॉडी एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग अगर चैलेंज नहीं करेंगे तो वो ग्रो होना बंद हो जाता है, और सर्टन स्टेज के बाद वो डिटीरियोरेट होना चालू हो जाता है। ओके, जैसे मैंने मसल ब्रेकडाउन का एग्जांपल दिया था, तो बॉडी को अगर चैलेंज नहीं मिलेगा, आप मोनोटोनस रूटीन करते रहोगे, तो आपका बॉडी और आपका माइंड वो एक्सरसाइज के रूटीन के लिए यूज टू हो जाता है। एंड देन अगर आपको वो चैलेंज खत्म हो गया, उसमें से आप सब कुछ इजीली कर रहे हो, दो यू आर एंजॉइंग एवरीथिंग, बट इफ इट इज इजी फॉर योर माइंड एंड बॉडी, देन योर माइंड एंड बॉडी विल स्टॉप ग्रोइंग। ओके, और एक सर्टन लिमिट के बाद वो डिटीरियोरेट होना चालू हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए वर्कआउट में प्रोग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड, या फिर अगर आप टाइम प्रोग्रेशन कर रहे हो, मतलब आपका टाइम आप मैनेज करके वर्कआउट का इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, आप रिपीटेशन बढ़ा सकते हो, आप वेट बढ़ा सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स यूजिंग विच यू कैन इंटेंसिफाई योर एक्सरसाइज एंड मेक देम चैलेंजिंग, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम द मोनोटोनस रूटीन्स। ओके, सो be very very careful about this and don't get comfortable and don't stay in the comfort zone. Okay, this is the time where you need to come out of the comfort zone if you really want to get some good results out of your exercise. Okay, now we see a lot of photos with sweats and then people एक मैंने टी शर्ट भी देखा था जिसमें वो टी शर्ट एक ग्रे कलर का टी शर्ट था, और उसके बाद वो बंदे को स्वेटिंग हो जाता है, एंड बिकॉज द टी शर्ट इज कम्प्लीटली वेट, उस पर लिखकर प्रिंट हो जाता है कि यू कैन गो होम नाउ। तो people generally relate sweating with fat burning, okay, or sweating with the amount of or quality of exercise that they have done. ऐसे बिल्कुल भी सही नहीं है, ये मिथ है। ओके, स्वेट का और फैट बर्निंग का कोई भी रिलेशन नहीं है। स्वेटिंग इज जस्ट योर बॉडीज मैकेनिज्म टू मैनेज हीट।
ओके। सो आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको पानी बहुत ज्यादा पीने की जरूरत है। सो ड्यूरिंग वर्कआउट यू शुड कीप सिपिंग वाटर। बहुत सारे लोगों को स्वेटिंग कम होता है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है कि कम स्वेटिंग हो रहा है इसके लिए फैट बर्निंग भी कम हो रहा है या फिर वो एक्सरसाइज का इफेक्ट अपने शरीर पे बहुत कम हो रहा है, ऐसे कभी नहीं होता। सो नेवर रिलेट दिस थिंग्स, जस्ट कीप इन माइंड दैट यू शुड कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, क्योंकि वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है और मसल्स इज बेसिकली 70% वाटर, एंड during exercises your body needs lot of water to transport nutrients and to do lot of other work, so and manage heat of your body also. So stay hydrated every time. Okay, now this is myth about protein. Now I need proteins only if I exercise. अभी ये myth मुझे था 4 साल पहले। मुझे ऐसे लगता था कि अगर आप जिम जाओगे तभी वो जिम ट्रेनर आपको बोलेगा कि आप अभी 12 अंडे खाओ, फिर आप वो बोलेगा कि आप वे प्रोटीन ले लो। तो एक माइंडसेट मेरा बन गया था कि प्रोटीन उसी को लगता है जो जिम जाता है, और उसी को लगता है जिसको बॉडी बिल्डिंग करना है, बाकी किसी को प्रोटीन नहीं लगता। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, अपना शरीर जो बना है, द फर्स्ट सॉलिड मटेरियल इज प्रोटीन। ओके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमें पता है कि प्रोटीन्स रहते हैं, कार्ब्स रहते हैं और फैट्स रहते हैं। तो कार्ब्स एंड फैट्स आर एनर्जी सोर्सेस, बाकी जो बॉडी का मैनिफेस्टेशन होता है वो प्रोटीन से होता है। सो हर एक सेल, हर एक टिश्यू, बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, स्किन, आप कहाँ पे भी आप देखो, ब्लड, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अपने शरीर में जो हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, वो भी प्रोटीन से ही बने हैं। सो योर बॉडी नीड्स प्रोटीन 24/7। आप एक्सरसाइज करोगे तो ही आपको प्रोटीन चाहिए, ये चीज सही नहीं है। एक चीज है कि आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कितने प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में हो या फिर आप एक नॉर्मल इंसान हो, तो वो हिसाब से आपकी प्रोटीन की मात्रा चेंज होती रहती है। मतलब एक बहुत ही नॉर्मल इंसान है जो सुबह उठ के कुछ तो एक्टिविटी करता है, ऑफिस जाता है, घर पे थक के आके खाना खाता है, सो जाता है, ऐसे इंसान को भी 1 ग्राम पर kg ऑफ हिज वेट, मतलब उसका अगर वेट 60 किलो है तो उसको भी 60 ग्राम का क्लास 1 प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि इंटरनली उसके बॉडी में बहुत सारी चीजें हो रही है, उसके सेल्स है, उसके हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो ये प्रोटीन शरीर नहीं बना सकता और ये प्रोटीन बाहर से लेना जरूरी है। ओके, उसके ऊपर आप अगर कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में हो तो आपको द प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैन गो टू 1.8 और 2 ग्राम्स पर kg ऑफ वेट। जैसे क्रिकेट प्लेयर्स है जो 8-8 घंटा ग्राउंड पर दौड़ते हैं, बहुत सारा उनके शरीर में लॉस होता है, तो वो रिकवर करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में उनको प्रोटीन लगता है। लेकिन प्रोटीन इज मैंडेटरी 24/7, योर बॉडी शुड हैव प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे बाहर से तो क्या होगा, मतलब बॉडी कैनॉट स्टॉप इट्स रिकवरी वर्क, बॉडी ईट्स अप प्रोटीन विद इन द बॉडी। ओके, मतलब आप प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो शरीर में जो भी मसल्स है जो आप यूज नहीं कर रहे हो, मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो कोई भी मसल्स आप ज्यादा यूज नहीं करते, तो शरीर वो मसल्स को इंटरनली खाना चालू कर देता है एंड इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ मसल्स। ओके, वो मसल लॉस हो जाता है और फिर आपके बॉडी का वीकनेस बढ़ना चालू हो जाता है। सो ईटिंग प्रोटीन इज वेरी वेरी इसेंशियल, and if you eat protein, as I'm saying, you are going to stay away from lots of health issues and you are going to have a beautiful life in future. So guys, eat protein, as I'm saying. Okay, now something about soreness. अभी soreness सबको पता है क्योंकि that is the biggest enemy when somebody starts the workout. तो लोग एक दिन डिसाइड करते हैं कल से मैं जिम जाऊंगा, जनरली 1 जनवरी का रिजोल्यूशन होता है। फिर लोग एक अच्छा सा जिम सिलेक्ट करते हैं, 12 महीने का पैसे भरते हैं, उसके बाद दे बाय एक्सपेंसिव गैजेट्स, मस्त ट्रैक पैंट, फिटबिट, सब कुछ खरीद लेते हैं, 2 दिन एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सोरनेस, पूरा बदन दर्द करता है एंड देन दे फॉरगेट दैट रिजोल्यूशन एंड दे पोस्टपोन इट फॉर 1 more year। ओके, सो पैसा तो भरे है 12 महीने के, लेकिन जिम में गए 2 दिन, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। And the biggest reason is soreness, because the moment they start doing exercises they get soreness। अभी ये soreness मतलब क्या है, soreness क्या इंजुरी है? Should you stop when you have soreness? The reason answer is no, it's a myth। soreness is never an injury and you should never quit when you have soreness। soreness एक unavoidable process है। जैसे मैंने पहले बोला कि अपना मसल का ब्रेकडाउन होता है, तो मसल्स में जो माइक्रो क्रैक्स बनते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड द बॉडी वर्क्स ऑन दोज माइक्रो क्रैक्स एंड बॉडी ट्राइज टू हील। ओके, ये प्रोसेस को सोरनेस बोलते हैं। तो जनरली एक्सरसाइज करने के बाद 24 आवर्स के बाद ये सोरनेस चालू हो जाता है, जिसको डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, मतलब जिसका छोटा टर्म है डॉम्स। तो 24 आवर्स के बाद अगर आपका बॉडी पेन करना चालू करेगा तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। इफ इट इज एक्सीडिंग अबाउ 72 आवर्स, मतलब आपका 3 दिन हो गया लेकिन पहले दिन का एक्सरसाइज किया हुआ सोरनेस अभी जा नहीं रहा है,
then you should go for a medical advice. But जनरली नॉर्मली 2-3 दिन के लिए आपको सोरनेस के लिए कोई भी पेन किलर या भी कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है. अभी हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल सोरनेस? फर्स्ट थिंग इज आपका न्यूट्रिशन सही होना चाहिए. जैसे मैंने क्लास 1 प्रोटीन के बारे में बताया, your macronutrient and micronutrient intake has to be efficient and proper. Then only your body is going to recover and your body is going to remove soreness from your muscles. पानी पीना आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मसल्स को और पूरे बॉडी को हाइड्रेटेड रखना सोरनेस के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जो डाइट आपको कोच ने दिया हुआ है या फिर आपके मेंटर ने दिया हुआ है वो फॉलो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सोरनेस के टाइम पे यू कैन गो फॉर अ हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. मतलब आप गर्म पानी से नहा सकते हो या फिर वो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को गर्म पानी में सोक कर सकते हो या फिर एक गर्म टॉवेल वो बॉडी पार्ट पे रख सकते हो. उसके बाद इमीडिएटली आप आइस लगा सकते हो. तो ये हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से सोरनेस कम हो जाता है. You can go for a walk, just a light walk, which will allow your body to relax. And you can do a stretching and warm up workouts pre and post workout to avoid soreness. But one thing you should not do is you should not quit and you should not stop your exercise routine just because you have a soreness. Okay, so ये चीजें याद रखनी है. जब भी आप एक्सरसाइज नया चालू कर देते हो या फिर जब भी आप एक्सरसाइज का इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो सोरनेस होता है. अभी एक्सरसाइज का इंटेंसिटी बढ़ाना ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फिटनेस ग्रो करना है तो आपका एक्सरसाइज का इंटेंसिटी बढ़ना ही चाहिए. तो आपको सोरनेस होते ही रहेगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड यू शुड हैंडल योर सोरनेस अकॉर्डिंगली. Okay, now there is one more myth, and even I used to get attracted towards gym instruments. मैंने बहुत सारे मैं जिम्स में गया हूँ पहले भी, लेकिन कभी मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, वो अलग बात है. लेकिन जिम में जाने के बाद अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देख के मैं बहुत खुश होता था. वो पुलीज रहते थे, वो एप्स करने का इंस्ट्रूमेंट, लेग्स मशीन, लेग्स का इंस्ट्रूमेंट रहता था. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने फिटनेस जर्नी मेरा चालू किया प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ माय कोच, आई रियलाइज सो मेनी थिंग्स. एंड देयर इज I realize one thing is when you exercise using these instruments, there is something called as single plane static movement. Okay. Now you imagine that you are sitting on a gym instrument and you are using that pulley for your shoulder workouts. Okay. अभी आपका शोल्डर का और आपके मसल का एक स्पेसिफिक प्लेन में ही मूवमेंट हो रहा है. देयर इज ओनली वन डायरेक्शन इन विच योर मसल्स आर मूविंग एंड अ स्पेसिफिक मसल इज टारगेटेड. एंटायर बॉडी इज रेस्टिंग एट दैट टाइम. मतलब आपके शरीर का बाकी का बॉडी पूरा रेस्ट होता है और सिर्फ वो मसल टारगेट होके एक ही प्लेन में वो मसल मूव होता है. ओके, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज सिंगल प्लेन स्टैटिक मूवमेंट. ओके, एंड if you compare these kind of a workouts with free body workouts, जैसे स्क्वाट्स है, अपने हिंदू पुशअप्स है, सूर्य नमस्कार है, केटल बेल के अलग अलग एक्सरसाइजेस है, तो अगर आप इसमें को कंपेयर करोगे, अभी ये एक्सरसाइज करने के टाइम पे देर इज नो मशीन जिसका पाथवे फिक्स्ड है. मतलब पुली का जो पाथवे है वो फिक्स है. हम लोग हाथ छोड़ भी देंगे तो वो पुली एक पाथ फॉलो करके अपने पोजीशन पे चला जाएगा. तो आपके बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं करता ऐसे एक्सरसाइज करने के टाइम पे. एंड your brain does not work to balance your body, to decide the pathway of the weight and to maintain overall posture of your body. Okay, whereas when you are doing squats और जोर है जैसे सूर्य नमस्कार है, तो पूरे बॉडी को बैलेंस करने के लिए, वो पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, एक टाइम पे अलग अलग जॉइंट्स जो काम करते हैं उनको मेंटेन करने के लिए या फिर उनको कंट्रोल करने के लिए योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट. और जैसे ही आप ये एक्सरसाइज ज्यादा करने लगोगे तो आपको समझ जाएगा कि आपका थिंकिंग भी इम्प्रूव हो रहा है. क्यों इम्प्रूव हो रहा है? क्योंकि योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज हैंडलिंग लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे मल्टीटास्किंग हम लोग बोलते हैं, वैसे योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डज लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम एंड इट बिकम्स वेरी वेरी एफिशिएंट टू हैंडल सच सिचुएशन. ओके, तो ये 3 प्लेन भी आप देख सकते हो कि अपने शरीर में 3 प्लेन रहते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन, फ्रंटल प्लेन और सैजिटल प्लेन, जो ऊपर नीचे आगे पीछे और लेफ्ट राइट को सेपरेट करते हैं. तो अगर आपके एक्सरसाइज के मूवमेंट्स ये तीनों प्लेन में हो रहे हैं एक साथ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन्स इन वन एक्सरसाइज, तो इट इज फार फार बेटर देन डूइंग अ इंस्ट्रूमेंट बेस्ड वर्कआउट. तो ये फर्क है. तो इन योर एक्सरसाइज यू इंश्योर दैट यू आर सिलेक्टिंग मोर ऑफ अ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस एंड लेस एक्सरसाइजेस यूजिंग योर जिम इंस्ट्रूमेंट्स. अब ये बॉडी वेट एक्सरसाइज करने के लिए आपको जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती. आप घर पे भी बहुत सारे अच्छे खासे एक्सरसाइज कर सकते हो एंड यू कैन गेट दी excellent level of fitness for this. So for my kettlebell also, I never use gym instruments. I do only body weight workouts and my fitness is at the peak right time. Okay, so this is the thing.
Now for some people exercise is optional. Okay, so उनका एटीट्यूड ऐसे रहता है कि एक्सरसाइज इज ऑप्शनल एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो आपको करना है करो, मेरे लिए तो टीवी है, खाना पीना है, मेरे तो लाइफ एकदम आराम से बितानी है. ओके, सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. हम लोग जैसे गीता में भी लिखा है कि ऐसे एक भी मोमेंट नहीं जाता कि हम लोग कोई काम नहीं करते. इफ यू थिंक दैट यू आर सिटिंग ऑन अ बेड एंड वाचिंग टीवी and you are not doing anything, it is not possible. You are still doing something, and that something is going to give you some results. Okay, so if you are in a gym, if you are in a at your house and doing workouts, that is going to give you results. And if you are on your bed and eating popcorns and watching tv for lifelong, then also you are doing something and you are going to get results. And when you get results, you cannot have uh, selection, you cannot select those results, or you cannot choose the results from multiple results. आपको अगर एक आध हेल्थ इशू हो जाता है तो आप उसमें सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है. यू नीड टू डील विद दैट प्रॉब्लम. ओके, वैसे ही एक्सरसाइज के बाद आपको जो फिटनेस मिलने वाला है वो मिलने ही वाला है, उससे वो कोई आपसे दूर ले नहीं जा सकता. ओके, so this thing you need to understand, and according to me exercise is mandatory. Our body is made up of a lot of things like muscles and bones and all, जो एक फिलोसॉफी फॉलो करते हैं, एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं कि you use it or lose it. Okay, so if you are not going to use your muscles, you are going to lose your muscles automatically. Now to use your muscles you need to do a lot of hard work, lot of efforts, but to lose your muscles they will happen automatically. You don't need to do much of a hard work, or you need to be in your comfort zone and enjoying your life, and you will keep losing your muscles, and in turn you will keep losing your health. So it is your choice, it is completely a personal choice. But for me exercise is never optional, it has to be a mandatory. एंड एक्सरसाइज के साथ साथ बाकी जो आपका लाइफस्टाइल है, इट शुड बी properly handled, and proper you should be caring about your body, because that is the only place where you live. Okay, so we will go to next myth. I am too old to exercise. Now there are some people who after 35, 40, or maybe 50, because of their health problems they think that now they can do so, they need to do something about their health, and then when it comes to exercise they simply quit, imagining that now their age is 50, throughout the life they have not done anything, now what can they do at the age of 50 or 40? Okay, but let me tell you, age is just a number. You can start your fitness routine at any age. Okay, it might be 70, it might be 80, it might be 50. At any age you can start your fitness. Yes, the way you are going to start may differ, but nothing stops you from starting your fitness journey. You can do n number of exercises at older age also, provided you have a good mentor, and you both are analyzing your body properly, and you need to respect your body, you need to respect your injuries, or you need to respect your diseases, and accordingly you can adapt exercise. But you cannot just run away from that. You can start your exercise at any age. So age is just a number, and there are a lot of old people who have proved that they even they can do excellent exercises, like you're seeing this lady in this picture. So she is doing all kinds of weightlifting and all at the age of 70, 75. So age is just a number, as I said. Okay, now I don't bother about workout attire. अभी आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो जिम में जाते हैं स्लीपर्स पहन के जाते हैं, या फिर कोई भी लूज पैंट या जीन्स पहन के जाते हैं, या फिर देखो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद देयर नॉर्मल ट्रैक पैंट और देयर नॉर्मल शूज जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. मेनी लेडीज यूज दोस पम्प शूज और देयर नॉर्मल स्लीपर्स फॉर मॉर्निंग वॉक. अभी let me tell you one thing, every sports has different attire. Okay, and there is a lot of science and lot of thought process behind it. If you visit any sports shop like Decathlon, वहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग सेक्शंस है, और वहाँ पे हर एक सेक्शन में हर एक स्पोर्ट्स के लिए क्लोथिंग, उसका शूज, उसका और भी कोई एक्सेसरीज रहेगा, तो हर एक स्पोर्ट का आप जाके ऑब्जर्व करो कि अलग अलग है. The shoes which you use for running cannot be used for weightlifting. The shoes which you use for weightlifting cannot be used for your yoga and all running exercises. Okay, so अभी आप मेरा जो पिक्चर देख रहे हो, ये मेरे केटलबेल स्पोर्ट्स का नेशनल गेम का पिक्चर है. अभी वॉट एवर आई एम वेयरिंग हैज अ रीजन. ओके, वो टी शर्ट कॉटन का ही होना चाहिए, क्योंकि उसके स्वेटिंग के वजह से आपका हाथ स्लिप नहीं होना चाहिए. वो बेल्ट जो मैंने डाला, इट इज फॉर resting your elbows and giving some relaxation to your shoulders while lifting weight. The pant or cycle short which I'm wearing is to minimize the obstruction when your kettlebell moves from up and down direction. Okay, so
The shoes I am wearing are specialized shoes made for weightlifting generally. Okay, so ये अटायर है, इसके वजह से आपका आपके बॉडी को और आपके माइंड को एक फील आता है. सो दिस थिंग्स गिव यू अ फील, and because of that you can do better exercises, and this thing will help you to avoid injuries. This thing will help you to make your body more flexible. And if you are not respecting them, so छोटी छोटी चीजों के वजह से भी कभी कभी बड़े बड़े results आ जाते हैं. मतलब अगर आप, if you simply ignore that, then you are not going to get that kind of a fitness level just because you are ignoring your attire. So these things can happen. So always respect your attire and be in the best possible attire as per your exercise pattern or as per your sports. Okay, now we are coming towards the end. So last few sections are remaining. Now some people think that they are in sports and they don't need exercise. Okay, so let me tell you, sports is a different thing. Exercise is a different thing. You might be a good swimmer, you might be a badminton player, but don't calculate that or don't consider that in your exercise routine. Okay, exercise basically enables you to play better sports. Okay, सो आपका एफिशिएंसी, आपका परफॉर्मेंस, आपका जैसे मैंने फिटनेस पैरामीटर्स बताए, ये सारे अगर एक्सरसाइजेस से इंप्रूव हो जाएंगे तो आप एक स्पोर्ट अच्छी तरीके से खेल सकते हो. लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना इज नॉट एन एक्सरसाइज. ओके, तो you need to do exercises even if you are in some kind of a sport, and then you need to separate it out properly, and you need to take care of your fitness levels. Now there are many people, this is very very important, there are many people who watch YouTubes and follow workouts. So YouTube पे बहुत easy है, upper body workout डाला तो बहुत सारे upper body workout के videos आते हैं. And then the person who is there in the workout video, he doesn't know your case, your body, your mind conditions, what injuries you have. And then in that time frame of 13 minutes 14 minutes he cannot give you a lot of instructions. So it is not advisable to do self learning or to do workouts on your own. So always have a mentor or a coach around you. And जैसे मैंने बोला कि सिर्फ exercise करना is not the fitness thing. You need to do so many things all together. So ये सारी चीजें अगर आप एक साथ करोगे, आपका lifestyle है, आपका nutrition है, आपका meals है, आपका exercise है, ये सारी चीजें सब आप एक साथ करते हो तो ही आपको एक अच्छा रिजल्ट आता है. और यहाँ पे we basically believe in a philosophy called as one coach concept. Okay, so one coach मतलब क्या, अगर मैं एक्सरसाइज करने के लिए कोई एक बंदे के पास जा रहा हूँ, अगर मेरा मील प्लान कोई दूसरा बंदा फॉलो करवा रहा है, अगर मेरा न्यूट्रिशन कोई तीसरा बंदा देख रहा है, बाकी लाइफस्टाइल कंसल्टेशन के बारे में मैं किसी चौथे बंदे के पास जा रहा हूँ, तो इसमें एक हार्मनी नहीं आएगी और इसमें एक कंबाइंड जो अच्छा रिजल्ट आना चाहिए मेरे हेल्थ का वो नहीं बनेगा. तो पहले जैसे फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट होता था कि वो डॉक्टर को पूरे फैमिली की हिस्ट्री पता रहती थी और वो हिसाब से वो ट्रीटमेंट देता था, वैसे ही आपके लाइफ में एक कोच होना बहुत बहुत जरूरी है. वो कोच को आपकी पूरी हिस्ट्री पता है, वो कोच ही आपको एक्सरसाइज दे रहा है, वो कोच ही आपका लाइफस्टाइल स्टडी करके आपको मील प्लान दे रहा है, वो कोच ही आपका न्यूट्रिशन मैनेज कर रहा है, वो कोच ही आपको बाकी सारे चीजों में गाइड कर रहा है. देन यू आर देयर इज अ लार्ज पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट एक्सेलेंट रिजल्ट्स आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो एक सेंट्रलाइज कोच होना और आपको वो कोच को सरेंडर करना, दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And I have learned this main thing in throughout my fitness journey of 4 years. So I have a coach. I completely surrender to that coach whatever he says, because he knows my body better than me, and he knows my goals better than me, and he knows what I can do and I cannot do better than me. So I completely surrender to my coach and I follow him whatever he says, and the results are in front of you. I showed you my fitness journey. So it is just because I have one coach and I followed that coach for last 4 years. Okay, so we are towards the end, and before ending we will summarize whatever we learned. Okay, so first thing, main thing we learned is exercise is not a weight loss tool. Never use only exercise for as a weight loss. You focus on your complete lifestyle. 24/7 whatever you do matters a lot, and it reflects in your fitness and it reflects in your health. एक्सरसाइज विल बेनिफिट ओनली इफ न्यूट्रिशन इज करेक्ट. ओके, तो न्यूट्रिशन अगर आपका करेक्ट है तो ही आपका एक्सरसाइज का आपको बेनिफिट मिलने वाला है. And you will be able to do exercise only if your nutrition is correct. Okay, now otherwise you will never have a good fitness journey if you are not focusing on nutrition. 1.2 grams of protein per kg of your body weight is very 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 important point. You always remember this and you try to know how much grams of protein you are eating on a daily basis, and then you can consult with your coach regarding the same. Okay, mix all forms of exercise. Progression is important. Do not end up in having monotonous routines. And last but not the least, have your coach
set goals. Your coach is going to help you to set goals. Always have small targets in front of you and try to achieve those targets with whatever program you are following. And if you are able to achieve those targets, then you can simply say that you are having excellent fitness journey. And every time you achieve the goal, you have a new goal, and keep going. So fitness is a journey. It is not a destination. It is not persistent. You need to keep earning fitness, and you need to keep going, because it's a journey. Okay, so we can change only if we are aware. So be aware of the thing that you are trying to do. Try to separate out myth from the truth, and then you are going to have excellent life. Okay, so let's end this session. I hope you have liked it. See you next time with the same some interesting session. Till that time, good night and goodbye.